हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रोशनी। वेलकम टू अगेन यूर क्वेश्चन मेट। हम हमारे आज की वीडियो में बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में, यानी कि एक अनुबंध अधिनियम क्या होता है उस बारे में आज की हम वीडियो में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को एंड तक देखते रहिए जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि भारतीय अनुबंध अधिनियम क्या होता है। सबसे पहले हम अनुबंध का मतलब जानते हैं। अनुबंध शब्द अंग्रेजी के कॉन्ट्रैक्ट शब्द जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कॉन्ट्रैक्टम शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है साथ मिलना। इस प्रकार इजी वर्ड्स में अगर कहा जाए तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किसी एग्रीमेंट के लिए साथ मिलना ही कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। इसकी डेफिनेशन को समझा जाए तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 2H के अकॉर्डिंग ऐसा ठहराव जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होता है अनुबंध कहलाता है। अनुबंध में 3 तत्व होते हैं, यानी कि इसमें 3 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। सबसे फर्स्ट होता है पक्षकारों के मध्य एग्रीमेंट होना। सेकंड होता है पक्षकारों के मध्य हुए एग्रीमेंट से दायित्व का उत्पन्न होना। और थर्ड होता है दायित्व का राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होना। यानी कि हम इसे एक फॉर्मूले के रूप में अरेंज करके याद कर सकते हैं। अनुबंध इज इक्वल टू ठहराव प्लस दायित्व का राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होना। इससे यह चीज क्लियर होती है कि ऐसे एग्रीमेंट जिसे कानून या राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय कराया जा सकता है, वह जो एक पक्षकार को दूसरे पक्षकार के विरुद्ध कुछ कानूनी अधिकार प्राप्त कराता है, उसे ही कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक वैध अनुबंध के बारे में हम समझते हैं तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट शब्द का आशय एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट से है जिसको कोर्ट में प्रवर्तनीय कराया जा सकता है। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के डेनियल की दशा में पक्षकारों को कोर्ट में वाद प्रस्तुत करने का अधिकार मिलता है। एग्जाम्पल से इसे समझा जाए तो एक किराना शॉप है। मोनू ने सोनू से कहा कि मुझे आज एक बोरी चावल दे दीजिए। मोनू उस शॉप का खरीदार है और सोनू उस शॉप का मालिक है। तो मोनू कहता है सोनू से कि आज मुझे एक बोरी चावल दे दीजिए और उसके जो पैसे मैं आपको महीने के एंड तक चुका दूंगा। सोनू ने मोनू के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उसे एक बोरी चावल दे दी, इस विश्वास के साथ कि वह एंड तक उसके पैसे चुका देगा। तो मोनू और सोनू के बीच यह वचनों का संबंध एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। यदि 1 महीना बीतने के बाद भी मोनू पैसे नहीं देता है तो सोनू के पास ये अधिकार रहता है कि वह उसके खिलाफ कोर्ट में कार्रवाई कर सकता है। वैध अनुबंध के कुछ आवश्यक तत्व और इसके कुछ लक्षण होते हैं जिसके बारे में हम जानते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 2H और धारा 10 में वैध अनुबंध के आवश्यक तत्व और लक्षणों की विस्तृत में व्याख्या की गई है। तो सबसे पहले हम इसके पॉइंट टू पॉइंट इसे समझते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है ठहराव या समझौता। किसी भी अनुबंध के लिए एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। एग्रीमेंट को उसके प्रस्ताव और स्वीकृति से बनाया जाता है। एग्रीमेंट किसी प्रपोजल या उसकी स्वीकृति को कहते हैं जिसके द्वारा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी विशेष काम को करने या न करने का वचन देते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मोहित ने रोहित से अपना स्कूटर 5,000 रुपये में बेचने का प्रस्ताव दिया है और रोहित ने मोहित के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, तो ऐसी दशा में दोनों के बीच एक एग्रीमेंट हो गया। यानी एग्रीमेंट एक पक्षकार द्वारा प्रस्ताव करने और दूसरों के द्वारा स्वीकृति मिलने पर होता है। इस प्रकार एग्रीमेंट के लिए कम से कम एक प्रपोजलर और एक एक्सेप्टर यानी कि एक प्रस्तावक और एक स्वीकर्ता का होना बहुत जरूरी होता है। सेकंड होता है पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता होना। अनुबंध करने की क्षमता होने से मतलब उन व्यक्तियों से है जो अनुबंध करने की योग्यता रखते हैं। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 11 के अकॉर्डिंग केवल निम्न व्यक्ति अनुबंध करने की क्षमता रखते हैं। सबसे फर्स्ट आता है वयस्क व्यक्ति, सेकंड आता है स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति, थर्ड आता है वह व्यक्ति जो किसी अन्य राजनियम के द्वारा अनुबंध करने के अयोग्य घोषित न किया गया हो। ये सभी जो व्यक्ति हैं ये अनुबंध करने की क्षमता रखते हैं। थर्ड आता है पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति। धारा 13 के अकॉर्डिंग 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की सहमति उस समय मानी जाती है जब वह एक ही बात पर एक ही भाव से सहमत होते हैं। यानी कि उन पर कोई प्रेशर, कोई उलझन, कोई परेशानी नहीं होती है। वो जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अपनी मर्जी से और स्वतंत्र भाव से करते हैं। फोर्थ आता है स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित एग्रीमेंट। वैध अनुबंध होने के लिए यह भी जरूरी है कि राजनियम द्वारा व्यर्थ घोषित न किया गया हो।
भारतीय अनुबंध अधिनियम के अकॉर्डिंग निम्न एग्रीमेंट व्यर्थ डिक्लेयर किए गए हैं। कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे हैं जो कि अयोग्य घोषित किए गए हैं। उनमें से फर्स्ट आता है शादी, व्यापार और वैधानिक कार्यवाही में रुकावट डालने के उद्देश्य से जो एग्रीमेंट तैयार किए जाते हैं वो। सेकंड आते हैं अर्थ की अनिश्चितता वाले एग्रीमेंट। थर्ड आते हैं बाजी लगाने के उद्देश्य से किए गए एग्रीमेंट। फोर्थ आते हैं असंभव काम से करने से संबंधित एग्रीमेंट। ये सारे जो एग्रीमेंट है ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग व्यर्थ डिक्लेयर किए गए, इनका कोई मतलब नहीं होता है। फिफ्थ आता है न्यायोचित प्रतिफल व उद्देश्य। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रतिफल का होना बहुत जरूरी होता है और यह प्रतिफल जस्टिफाइड कार्यों के लिए होना चाहिए। धारा 23 के अकॉर्डिंग निम्न दशाओं में किया गया प्रतिफल जस्टिफाइड नहीं है और वैध भी नहीं है। कौन सा? सबसे फर्स्ट आता है जब वह राजनियम द्वारा वर्जित होता है। सेकेंड आता है जब वह इस प्रकार का हो कि यदि परमिशन दे दी जाए तो वह किसी राजनियम की व्यवस्थाओं को निष्फल कर देता हो। थर्ड आता है जब वह फ्रॉड हो यानी कि कपटमय हो। फोर्थ आता है जब उससे किसी दूसरे व्यक्ति को या उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचता हो। फिफ्थ आता है जब कोर्ट उसे अनैतिक व लोक नीति के विरुद्ध मानता हो। ये सब वैध नहीं माने जाते हैं। सिक्स्थ एंड लास्ट आता है एग्रीमेंट का लिखित व रजिस्टर्ड होना। किसी भी अनुबंध के वैध होने के लिए लास्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट यही होता है कि वह लिखित, प्रमाणित और रजिस्टर्ड हो। यानी कि जब भी एग्रीमेंट किया जाता है तो वो लिखित होना चाहिए, प्रमाणित होना चाहिए, सर्टिफाइड और रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी वह एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। यदि ये सभी एलिमेंट्स विद्यमान होंगे तो एग्रीमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, नहीं तो एग्रीमेंट ओनली एक एग्रीमेंट बनकर ही रह जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको हमारा ये टॉपिक पसंद आया होगा। अभी हमने जाना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में, इसमें हमने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और इसके आवश्यक तत्वों के बारे में समझा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है या आप हमसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। हम आपके जवाब देने का पूरी कोशिश करेंगे। हमारी वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक हैव अ गुड लाइफ, मेक अ ग्रेट स्टोरी ऑफ योर लाइफ।